नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी। साय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देसी टॉक में। धन्यवाद। बातों की शुरुआत करते हैं। वैसे नंद कुमार साय जी ज्ञान का भंडार है, संस्कृत और तमाम भाषाओं का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान है। लेकिन आज जहां से हम शुरू करने वाले हैं उनके प्रारंभिक जीवन से, तो आपके प्रारंभिक जीवन की शुरुआत कहां से हुई? देखिए, मैं तो गांव में रहता था। गांव का नाम भगोरा है, उसका एक मोहल्ला है करिया मुल्ला। वहाँ पर हमारा जो काम है खेती बाड़ी का था। हम सामान्यतः अपने काम करने वाले लोगों के साथ, कभी बाबूजी के साथ, कभी दादाजी के साथ खेतों में खेती करने के लिए जाते थे। बैलों वाला हल हम खुद चलाते थे और बड़ा आनंद आता था। और आज भी हम प्रथम बुआई जब करते हैं, मुठ छोरा जिसको कहते हैं, जी जी, उस दिन मैं स्वयं हल चलाता हूँ और बुआई की शुरुआत करते हैं। उस दिन वहाँ धूप वगैरह ले जा करके मैंने हमारे जो ग्राम देवता हैं, हमारे पुरखा पितर हैं, खेतों का काम करने वाले जो देवी देवता मानते हैं, उनकी सब पूजा करके और वहाँ से शुरू करते हैं। वो खेत का काम, हल चलाने का काम इतना बढ़िया है कि बहुत आज भी मैं करता हूँ। जी, जिस समाज से आप आते हैं जी, उस दौर की बात करें तो उस समय शिक्षा प्राप्त करना, या जैसे कि आपने बहुत पढ़ाई लिखाई की, आप बहुत आगे तक गए, लेकिन समाज के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि शिक्षा से वंचित हैं। हमारी रुचि पता नहीं कहाँ से, लेकिन पढ़ाई की ओर बहुत थी जी। लेकिन दिक्कत ये था कि हम अपने घर से जंगल में ही 5 किलोमीटर की दूरी जाते थे। आखिरी बस्ती में, बहुत बड़ा गांव है भगोरा जिसको कहते हैं। कई बार हमारे साथ साथी लोग होते थे। हमारे एक साधु साय करके थे, रिश्ते में मामा थे जी। वो बोलते थे कि अरे कहाँ जाना है भाचा, स्कूल। मैं तो आप मतलब पढ़ा दूं बस 1 नंबर के। वो चले जाते थे, जंगल में छुप जाते थे और वहीं पर वो कुछ पढ़ाते थे। अगल बगल में गन्ना का खेत था। वो बोलते थे कि गन्ना जरा तोड़ के ले आओ, यहाँ खाना भी पड़ेगा ना, भूख लगने लगी है। तो हम ही लोग जाते थे, गन्ना तोड़ के लाते थे, दिन भर वहाँ गन्ना खाएं और बैठ के कुछ पढ़ाए, क्या करे हम नहीं जानते थे। और उसके बाद में शाम जैसे ही होता था घर चले जाते थे। हमारे माता पिता समझते थे तो स्कूल गए पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ, लेकिन 1-2 दिन ऐसे ही हुआ। तो पहले शिक्षक लोग क्या करते थे कि हर एक बच्चे को घर में देखने जाते थे, आया क्यों नहीं। आज तो ऐसा समय नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो 1-2 दिन 3 दिन के बाद में तो शिक्षक आ गए। तो हम लोग जैसे घर से लौटे और घर पहुंचे, उसके ठीक पीछे पीछे हमारे गुरुजन आ गए। हम लोग देखे, बोले यार तो धरा गए। उसके बाद में हम चुप थे। माँ हमारी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन बहुत होशियार थी। शिक्षकों को देखा, उनको बैठा दिए, कुर्सी तो नहीं थी, मचिला टाइप का जी, पानी वानी पिला दिए। और गुरुजी लोग, मैं घर तरफ चला गया। गुरुजी लोगों से क्या बात की, बोले ऐसा है, बच्चे तो आ नहीं रहे। ये बीमारी मतलब मैं समझ गया हूँ, आप छोड़ दीजिए, एक इलाज मैं कर रहा हूँ। मेरी माँ बोली उनको, मैं सुन रहा था। अच्छा। शिक्षक चले गए और उसके बाद दूसरे दिन से वो तैयार वार हो करके हमारे साथ चलने लगी। तो मैं बोला माँ आप भी जाएंगी? और मुझे चलने में दिक्कत नहीं है। ऐसा बोले। वो 5 किलोमीटर चली गई। स्कूल छोड़ दी। उसके बाद मेरी माँ दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन 5 दिन तक गई लगातार आपके साथ स्कूल, साथ में जी। उसके बाद मैं कहा माँ अब आने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बड़ा जीवन में टर्निंग पॉइंट आया जी। वो था, हम जब 9th पढ़ रहे थे, 9वीं, तब शादी हो गई। माता पिता का अकेला लड़का था। उस समय मैं समझ भी नहीं पाया, लेकिन माँ तो चली गई थी, नहीं थी विवाह के समय। बाबूजी बोले हमारी नानी जी की जल्दी शादी करना इसलिए जरूरी है कि घर में कोई है नहीं। फिर लेकिन मैं बोला उसके एक साल पहले मुझे पढ़ना है, मुझे तो थोड़ा समय मिल जाता तो अच्छा होता। और देखिए 9वीं में शादी हो गई। पत्नी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मैं घर में हल चलाता था। और उसके बाद नहा धो करके बासी खाने का बड़ा रिवाज था।
एक दिन हम बघेल जी से भी कहीं बासी खाने का सुन रहे थे। जी जी। हाँ, तो बासी शाम को उसना बनाते थे, बरहा साल और बहुत प्रकार के अलग अलग धान। उसको जो बच जाता था उसको उसमें पानी में भिगो देते थे, वो बासी हो जाता था। और सवेरे जब स्कूल जाने के पहले हम शाम का जो दाल बचा रहता था उसको औंटा देते थे, इन दोनों को और बासी के साथ खाते थे। अमृत जैसा लगता था। आज भी वो स्वाद मुझे स्मरण हो रहा है। हाँ। कि वैसा स्वाद तो हम कभी पकवान में नहीं खाए थे। वो मेरा जीवन का वृत्त था और ऐसे चलता रहा। हम बाद में 9वीं पढ़े, 10th भी घर से आ जाके 11th हायर सेकेंडरी स्कूल में इतनी पढ़ाई हुई। उसके बाद मुझे बड़ी परेशानी हुई कि अब कैसे करूंगा, पढ़ाई छूट। नौकरी की दिशा में नहीं सोचे आपकी, मुझे नौकरी में जाना चाहिए? नहीं, मैं देखिए पढ़ाई का सबसे ज्यादा चिंता था जी। तो 9वीं 11th पढ़ने के बाद 3 साल मेरा छूट गया। घर की खेती बाड़ी करता रहा। अच्छा। मैं कैसे करूंगा, बड़ा मुश्किल हो गया। पढ़ाई बड़ा रोचक है मेरी। तो अंत में 3 साल के बाद हायर सेकेंडरी स्कूल में एक 12वीं कक्षा खुला जिसको इंटरमीडिएट कहते थे। फिर एडमिशन ले लिया। जनवरी, फरवरी, मार्च में परीक्षा हो। हाँ, परीक्षा हो गई, रिजल्ट अप्रैल में आ गया। अप्रैल में आया, सब लोग अपना टीसी उसी लिए पढ़ने चले गए। मैं एक अखबार में जो रिजल्ट आया था, मेरा रोल नंबर कहीं दिखता नहीं था। एक बड़ा भारी गैप हो गया। मैं बहुत दुखी हुआ। बोले एक बार सीढ़ी चढ़ गया था लेकिन आज भी ये बहुत बड़ा ब्रेक हो गया। अब क्या करूंगा, अब तो पढ़ाई मेरी गई। तो दुखी होकर के मैं घर में ही रह गया। एक दिन देख रहा हूं फौदाराम चपरासी फिर आया। बोले, देख करके दुखी और थोड़ा ठीक भी लग रहा है। मैं दौड़ के निकला, आधे दूर से आगे गया उसको अगवानी के लिए। कैसे फौदाराम, कैसे आगे? अरे वो प्रिंसिपल साहब बुला ही नहीं करता है कि ये लड़का बिना बुलाए आगे नहीं करे, इसको जल्दी आना चाहिए था। हाँ। अरे फौदाराम, मोर रोल नंबर दिखत नहीं है। तो मोला लगी कि मोर रिजल्ट का गड़बड़ा के। अरे नहीं, ऐसे नहीं है। प्रिंसिपल साहब कहते हैं सबसे बढ़िया तो रिजल्ट तोरे है। अरे वाह। अरे हाँ, ऐसा कहते कहा। फटाफट एकदम तैयार हुआ। वो पत्नी थी, पैसा वैसा तो रहता नहीं था। पत्नी को मैं पूछा, कुछ पैसा है क्या? 2-4 रुपया, 5-10। अरे कहाँ के पैसा, देना कहीं से खोज खाज के। तो लटपट में 5 रुपया दी। वो भी बहुत दिन का रखा हुआ। मैं कहा चलो। वहां गए, तब करा। उस समय सबसे बड़ी अच्छी मिठाई बालूशाही। आज भी क्रेज उसका है। तो मैं कहें भाई 5 रुपये का मिठाई दे दो। उस जमाने में देखिए, बोले इतना मिठाई क्या कर दो? अरे सब लेना है। तो मैं कहा पैकिंग करके दो। 3 किलो दिए। हाँ, लेके गया वहां। प्रिंसिपल साहब का प्रणाम किया चरणों में। क्या ले आए? बोले मिठाई लाए सबके लिए। और यार तुमको आखिरी में एडमिशन लिए लेकिन अच्छा रिजल्ट ले आए, बहुत अच्छा लगा। पीठ ठोके और एक मिठाई पहले मेरे को ही खिला दी। हाँ, अगर मैं जो पढ़ पाया हूँ, आज कुछ भी हूँ, उसमें एक व्यक्ति किसी का जिम्मेदारी और एक की बड़ा भारी सहयोग है, ये मान के चलें। बहुत बड़ा योगदान हमारी पत्नी की जी, गुलमोहर देवी नाम है। लेकिन उनका बड़ा सहयोग, पूरा काम हम देखती थी। और आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही, 5 बच्चे हमारे होते रहे तब तक मैं पढ़ता रहा पोस्ट ग्रेजुएशन। मैं चाहता था उस समय मिडिल और हायर सेकेंडरी तक तीनों लिटरेचर पढ़ना चाहता था, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत। दुर्भाग्य से उसमें अंग्रेजी हटाओ चल रहा था। ना मिडिल में पढ़ाएं ना हायर सेकेंडरी में। मैं कहा हायर सेकेंडरी में अंग्रेजी पढ़ना चाहता हूँ। सक्सेना साहब को बोली, अरे कोई टीचर ही नहीं है और कोई पढ़ना ही नहीं चाहता यहाँ तो। मैं बोला ये तो बहुत बड़ी बात, गड़बड़ी हो गई। जो सब्जेक्ट है उन्हीं को पढ़ो। फिर हिंदी संस्कृत 2 लिटरेचर और एक जो था वो राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस। जी जी, वो सब्जेक्ट तीनों को लेकर के पढ़ा। फिर मैं खड़ा हो गया अध्यक्ष के लिए, जीत छात्र संघ चुनाव। छात्र संघ,
हाँ। NES महाविद्यालय में। और पहली बार मैं विद्यार्थी परिषद को प्रारंभ किया। थोड़ा थोड़ा संपर्क था, वहां बनवासी कल्याण आश्रम था, उसमें संघ के लोग ही रहते थे। उस कारण से जो विद्यार्थी परिषद है उसकी शुरुआत थोड़ी सी हो गई और मैं जीत गया सब लोगों के साथ। अच्छी एक तरीके से राजनीतिक जीवन की शुरुआत कैसे? शुरुआत वहीं से हो गई जी। क्या है, जब हम ये शुरू किए, छात्र संघ का जब अध्यक्ष हो गया, उस पीरियड में वहाँ एक बहुत बड़ा विषय चलता था। गरीब लोग बहुत थे, कोरवा कमार जो बताया ना मैंने, जी जी। पी पी कर आज भी जीवन सुधरा नहीं है। और शराब बेचने वाले लोग खुला छुट, कहीं मंदिर के पिछवाड़े में, कहीं स्कूल के बगल में, तो कहीं बगीचे में, तो कहीं कुआं के सामने अवैध दुकान रख देते थे। लोग पीने वाले चले जाते थे। हम अब कुछ छात्रों के साथ, प्रिंसिपल साहब TD शर्मा थे, ठाकुरदास शर्मा, उनसे निवेदन किया, सर ये शराब बहुत गड़बड़ कर रहा है। तो बोले बेटा तुम लोग करोगे क्या, लेकिन इसको हटवाएंगे, पुलिस वालों भी मानते नहीं हैं। उसका बड़ा आंदोलन चला है, सब दारू फेंक देते थे, यहाँ नहीं बेचना है, मंदिर के पिछवाड़े में, स्कूल के बगल में, और लोग इधर पीने के लिए भी नहीं आए। नेतृत्व आप करते थे? जी। ये शुरू हो गया और एक तरह से रोज कहा जाए कि शराब के खिलाफ पहला आंदोलन जो है आपका ये रहा है। ये उसी समय रहा जी। और शराब वाले भी मानते नहीं थे, क्योंकि पुलिस वाले एक तरह से शराब बेचने वालों के ही नौकर थे जी, सरकारी नौकर कम थे जी। एक इसी बीच, क्योंकि आपके जीवन की यात्रा तो चली रही है, उसमें चर्चा चली रही है, शराबबंदी को लेकर बड़ा हमारे यहाँ राजनीति भी बड़ी होती है कि समय समय पर जो पक्ष में कांग्रेस पार्टी के जो आदिवासी नेता हैं वो कहते हैं कि शराबबंदी छत्तीसगढ़ में संभव नहीं है, क्योंकि आदिवासी संस्कृति का एक हिस्सा है। आपका क्या कहना है, क्योंकि आपने वहीं से आंदोलन शुरू किया, आपकी राजनीति भी वहीं से शुरू हुई और बहुत सारी चीजें आपसे जुड़ी हुई हैं? जी। मेरी अपनी मान्यता है कि ये बात सच है कि जो गरीब जनजाति वर्ग के हैं, आदिवासी हैं, उनमें पीने की लत तो है। वो कोरवा नहीं, संस्कृति का एक हिस्सा है क्या? नहीं, संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ये पीते पीते लोगों की आदत हो गई है। और मैं ऐसी अपनी मान्यता मेरी ये है, शराब किसी भी समाज और जाति की संस्कृति नहीं हो सकती, वो एक लत हो सकती है। वो पीने का एक रिवाज समाज में बन गया हो, ये विषय हो सकता था। उस समय सरकार में भी, जो आपने कहा ना जी, कानून में ये बना हुआ था कि जनजाति क्षेत्रों में शराब को कोई बंद नहीं कर सकता है। बेबाकी जो है बड़ी दिक्कत देती है, लेकिन आप बेबाकी से हर बात कह जाते हैं, कभी कभी पार्टी के खिलाफ भी बोल जाते हैं, तो दिक्कत तो होती होगी आपको? देखिए, मैं पार्टी के खिलाफ तो नहीं बोलता, लेकिन कोई प्रश्न कोई इस तरह से आ जाता है तो उसमें हम सही बात क्या है उसको बोलने की कोशिश करते हैं। उसमें मेरी अवधारणा दल को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाना या उसके विरुद्ध में कोई वातावरण बन जाए, ये करना कभी नहीं रहता है। लेकिन कभी कभी इस तरह की बातें आती हैं, लोग बोलते भी हैं। उद्देश्य हमारी सही बातों को, दल की बात है तो दल के लोगों के तक, और आम लोगों की बात है तो आम लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न होता है। उद्देश्य पार्टी के हित का ही रहता है। प्रथम चुनाव कब लड़े आप? 77 में, इमरजेंसी के बाद। जी। मैं बहुत काम इधर उधर किया था, लोगों से घूम घाम करके आया था। दादाजी हमारे जनसंघ के अध्यक्ष थे ही उस इलाके के। तो 77 में पहला चुनाव, टिकट दे दिया चक्र में हलधर, और जीता बड़ा भयानक। उस समय मैंने भाषण वाषण नहीं सुनना चाहते थे, मैं लोक गीतों का अच्छा गायक भी। वाह। हाँ। तो पहला चुनाव में लोक गीत गा करके चुनाव जीत गया था। लोग जहां भी मैं जाता था बोलते थे हम तो गीत स्मरण में हो तो लोकगीत बताइए ना, का जो आपके स्मरण में। मैंने आप वो कहते थे कि हम आपको वोट देंगे लेकिन अच्छा गीत सुनाओ। के करे बंगेला में तो हरिहरा सुगा बोले के करे बंगेला में भाई, हरिहरा सुगा बोले के करे बंगेला में तो बोले ये भिंगराज, के करे बंगेला में तो बोले
भेंगरा जी मैना बोले भेंगरा, इतना लोग सुनते थे। जी। एक तरफा वोट मिला, सामने वाले की जमानत जब्त। प्रथम नेता प्रतिपक्ष आप रहे, बड़ा उस समय जो बीजेपी की स्थिति थी, उसके बाद 15 साल भारतीय जनता पार्टी का शासन यहाँ रहा। जी जी। वर्तमान में कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को आप? क्या है, सन 2000 में छत्तीसगढ़ बना, झारखंड बना, उत्तराखंड अटल जी ने बनाया था, और ये छत्तीसगढ़ राज्य भी ट्राइबल को लक्ष्य करके शायद बनाया गया, लेकिन उस समय हो गया। और उस समय जो स्थिति थी आपके सामने है, 15 साल गवर्नमेंट रही जी। अभी की स्थिति को मैं जो देख रहा हूं, और स्थिति बहुत अच्छी नहीं लग रही है। मैं ऐसा मानता हूं कि जो भी बात हमको कहा जाएगा या और किसी को बताया जाएगा वो सब करेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिशा में, जिस सक्रियता से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए योजनाओं को सामने रखा जाना चाहिए और बड़े बड़े आंदोलन की रूपरेखा होनी चाहिए, समय अपने पास नहीं है, वो दिख नहीं रहा है। और ये जिम्मेदारी दरअसल में हम सब लोगों की है करने का, लेकिन योजना बनाने का काम प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष जैसे महत्वपूर्ण पदों में बैठे हुए लोग, उनकी बड़ी जिम्मेदारी, वो सबको बैठाएं, सबको ड्यूटी में लगाएं और आगे माने जीत हासिल करने की दृष्टि से, सरकार बनाने की दृष्टि से पार्टी को खड़ा करना चाहिए। लेकिन मुझे ये परेशानी हो रही है कि ऐसी स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है। समझ रही कि नहीं पार्टी, आलाकमान समझ रही कि नहीं समझ रही है? अब ये मैं तो ये छटपटाहट है एक्चुअल में। मैं देख सकता हूं इस बात को कि कैसे होगा, मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है। पार्टी के प्रति लगाव है। 2023 में विधानसभा का चुनाव है जी, 65+ वाली भी बात चल रही है। अनुभवी जो लोग हैं किनारे हो जाएंगे, तो उस अनुभव का लाभ पार्टी कैसे ले पाएगी? ये बात आपका एकदम 16 आना सत्य है, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी जो पदों में बैठे हैं और केंद्र में भी हैं, हमारे बड़ा बने पूरे प्रदेश में सरकार चल रही है, बड़े बड़े काम सरकार कर रही है, और आने वाले चुनाव में भी उसकी पृष्ठभूमि बहुत मजबूत होना चाहिए। वो कहीं से दिखाई नहीं पड़ रहा है, पता नहीं क्या बात है, कैसे है। प्रदेश का संगठन और केंद्र के संगठन दोनों पर निर्भर करता है, लेकिन प्रदेश का सबसे बड़ा मजबूत आधार तो प्रदेश की पार्टी पर है, प्रदेश के अध्यक्ष जी, प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष और भी वरिष्ठ जो लोग हैं। लेकिन इस तरह का स्थिति पता नहीं क्यों हो नहीं पा रहा है, दिख नहीं रहा है। हम सब लोग और भी कार्यकर्ता लोग इस बात के लिए तैयारी में हैं कि जिस कोई योजना बने, हाईकमान के द्वारा कोई निर्देश आए और उसके बाद में सब लोग इस काम के लिए माने सभी लोग मिल करके आगे बढ़ें और रात दिन एक करके पार्टी को मजबूत और माने जीतने की स्थिति, सरकार बनाने की स्थिति में लाएं। ऐसे संगठन के बहुत सारे लोग जो विचार और चिंतन कर रहे हैं वो हैं अभी, लेकिन निर्देश प्राप्त होगा और निर्देश संगठन की तरफ से 2023 में आपकी भूमिका क्या रहेगी? देखिए, भूमिका मेरी संगठन पर निर्भर करेगा, वो हमारा उपयोग कैसे करना चाहते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है पार्टी संगठन में कि मार्गदर्शक मंडल और इस तरीके के जो उपमा से अलंकृत कर दिया जाता है बड़े लोगों को, हाँ, बड़े लोगों को, तो उसमें भूमिका रह नहीं जाती कुछ। देखिए, जो उम्र दराज लोग हैं, जो कहना आप चाह रहे हैं जी, उनको उस तरह से मैंने एक तरह से आप बड़े पदों पर हैं, आप संगठन को आप देखें, आप मार्गदर्शक मंडल में रह जाएं, ऐसा माना जाता है। लेकिन मैं अब ऐसा मानता हूं, शेर कभी बूढ़ा नहीं होता। वाह, वो उसकी ताकत हमेशा बनी रहती है, और इसका हमने कई बार प्रयोग भी किया है भूतकाल में। और इसलिए किसी की उम्र को, कार्य क्षमता का अभाव बताना ये कहीं से भी सही नहीं है। एक सवाल और आता है, जो बस्तर का क्षेत्र है, सरगुजा का क्षेत्र है, जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र था, एक समय आप बहुत सीटें वहां से जीत कर आते थे। यदि मैं बस्तर की बात करूं तो वहां की 12 सीटें जो है कांग्रेस के पास हैं, और एक भी सीट आप लोगों के पास नहीं है। अमित शाह जी आए हुए थे, आप वहां दिखे भी नहीं। लेकिन जो बस्तर या आदिवासी क्षेत्र को लेकर भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है और आपकी भूमिका उसमें क्या है?
देखिए, अमित जी आए थे, मुझे भी जानकारी मिली जी। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि मैं छत्तीसगढ़ में ही था, तेजपुर मेरे ख्याल से यहाँ रायपुर में ही उस पीरियड में रहा हूँगा, लेकिन मेरे को खबर ही नहीं की गई। पता नहीं किस टाइप का योजना बना है, मुझे सूचना नहीं दी गई, नहीं तो मैं जरूर जाता वहाँ पर। क्योंकि एक बार आए थे वो इधर कोरबा तरफ, तब वहाँ मुझे बुलाया गया था, वहाँ मैं गया था, लेकिन यहाँ मुझे सूचना नहीं थी। अवश्य जाता मैं। और बस्तर को ठीक करने की दृष्टि से जो सीनियर लीडर हैं, पुराने नेता हैं, जो काम किए हुए हैं, उनको ड्यूटी लगाया जाना चाहिए। हम सरगुजा में भी बहुत कमजोर हैं, 2 ट्राइबल संभाग हैं जी, एक सरगुजा, एक बस्तर है जी, महत्वपूर्ण है। और इसलिए इन दोनों संभागों की जीत की दृष्टि से जो सीनियर लीडर हैं, और जनजाति वर्ग के भी हो सकते हैं, दूसरे भी हो सकते हैं, इनको लगाया जाना चाहिए। पता नहीं संगठन में क्या योजना बन रही, क्या है, अभी तक जानकारी नहीं मिल पाई। बीच में खबरें ऐसी आती हैं कि आप नाराज चल रहे हैं, थोड़े पार्टी से नाराज हैं, कार्यप्रणाली से नाराज हैं, तो आज मैं चाहता हूं कि हमारे मंच से आप उस बात को साझा करें। मैं इसलिए, समय अब बचा नहीं है जी, और मेरे को गतिविधियां कहीं दिखती नहीं है। पार्टी को जिस रूप में जनता के बीच में, मतदाता के बीच में, आम लोगों के बीच में प्रस्तुत होना चाहिए, वो मुझे दिखाई नहीं पड़ता है। जब छत्तीसगढ़ बना, जो आपने बताया कि मैं प्रथम नेता प्रतिपक्ष था जी, मध्य प्रदेश में भी अध्यक्ष था, और उस पीरियड में अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, और उस समय मैं नेता प्रतिपक्ष था, जिम्मेदारी मेरी थी, और हमने रोज सड़क पर हम दिखते थे, इतना आंदोलन रोज। एक बार जो नगर घड़ी चौक में हमने इसके खिलाफ मैंने घर को घेरने का आंदोलन शुरू किया था, उस समय इतना लाठी चलाया गया था, ये पैर मेरा घुटने का एक कटोरी फ्रैक्चर हो गया था, साल भर प्लास्टर बांध के रहा, और 166 लोग घायल हुए थे। और इस तरह की योजना मैंने कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर के, आम जनता को सब्जेक्ट को लेकर के रोज हम आंदोलन चलाते थे, और कहीं ना कहीं रोज डंडा चलता था। और मैं समझता हूं आज की तारीख में इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। और ये अपोजिशन का मतलब है, विरोधी दल का मतलब है जनता के हित के लिए सड़क पर, मैदान पर हमेशा जूझते रहना। वो बात नहीं दिखाई पड़ रही है। उसके कारण मुझे लगता है कि पार्टी को जिस रूप में फ्रंट पर, सामने, जनता के बीच में और छत्तीसगढ़ प्रदेश में दिखना चाहिए, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये बड़ा अफसोस का विषय है। लेकिन ये जिम्मेदारी प्रदेश के जो पदाधिकारी गण हैं और केंद्र के भी जो पदाधिकारी हैं, उनकी जिम्मेदारी है उनको वॉच करके, क्योंकि समय बचा नहीं है, और उसको कैसे ठीक करना है उनकी जिम्मेदारी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। और कोई जिम्मेदारी अगर हमको पार्टी की तरफ से, संगठन में जो बड़े लोग हैं वो देंगे, तो जिस काम के लिए भी देंगे, आज भी हम उसके लिए तैयार हैं, और उसमें किसी तरह की कमी नहीं आएगी। ये थे हमारे साथ प्रथम नेता प्रतिपक्ष नंद कुमार साय जी। साय जी, आपने बेबाकी से अपनी बात रखी और अपने जीवन के बारे में हमें बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद देसी टॉक में। धन्यवाद।